तो देखिए यहाँ पर आज हमारा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। तो हमारा ये चैप्टर है आज का चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या क्या देखते हैं, मूल बिंदुओं को देखेंगे ज्यामितीय। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम मूल बिंदुओं को देखते हैं। तो पहले जो हमारा बिंदु है कि चतुर्थांश तथा विभिन्न चतुर्थांशों के चिन्हों की परिपाटी। जो हमारा चतुर्थांश होता है और इसको भी हम कहते हैं कार्तीय तल कहते हैं। चतुर्थांश को क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। तो इसमें हम विभिन्न चिन्हों के परिपाटी को देखते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। जो पहला पद होता है x वो पॉजिटिव होता है यानी प्लस होता है, और जो दूसरा y होता है वो प्लस में रहता है। द्वितीय चतुर्थांश में जो x अक्ष रहता है उसको हम बोलते हैं माइनस, बोलते नहीं हैं, उसको माइनस का चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरा जो है y अक्ष उसको प्लस से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा चतुर्थांश है जो उसमें दोनों माइनस होते हैं, x अक्ष और y अक्ष दोनों माइनस होते हैं। जो चतुर्थ चतुर्थांश है उसमें एक तो प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, यानी पहला जो x अक्ष है वो प्लस में होता है और y अक्ष माइनस में होता है। अच्छा, तो एक चीज़ ये दो रेखा खींची गई है, वो पहला ये जो है x अक्ष जब ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस की ओर जाएंगे, जब इधर की ओर जाएंगे x अक्ष तो इधर भी प्लस की ओर जाएंगे, जब इधर बाईं ओर जाएंगे तो इधर x डैश लिखा हुआ है यानी माइनस में हम जाएंगे, जब इधर की ओर जाएंगे तो y डैश लिखा हुआ है यानी माइनस में जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद आता है कार्तीय तल, इसको हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल ही कहते हैं। उसके बाद आता है दूरी सूत्र। दिए हुए बिंदु, जैसे कोई हमें बिंदु दे दिया गया x y और चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, दोनों चाहे माइनस में रहे, तो उसको हम किसी भी चतुर्थांश में दर्शाकर दो बिंदु दी रहेगी, a और b दी रहेगी क्वेश्चन में। तो वहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे कि a और b के बीच की दूरी। तो हमारा जब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दर्शाएंगे कि ऐसे कुछ काटेगा, तो वहाँ से हम इनके और इनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसका सूत्र क्या होता है कि रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, ए बी और बीच की दूरी रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट की उपरिमेय में आता है कि मूल बिंदु से x1 और y1 की दूरी, यदि हमारा चाहे x अक्ष 0 दिया रहे या y अक्ष दिया रहे, तो अगर x अक्ष हमारा 0 है और y अक्ष कोई बिंदु दिया गया है, तो हमारा जो कार्तीय तल पर होगा y अक्ष पर होगा, क्योंकि x अक्ष 0 है तो y अक्ष पर जो बिंदु आएगा y अक्ष पर, तो y अक्ष पर हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर y, तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा, y अक्ष पर ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसका सूत्र जो बनता है वो x1 माइनस 0, यानी यहाँ पर y0 हमने लिया है, तो यहाँ से हमने क्या लिया है, y का मान 0 लिया है, तो हमारा x क्या हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ से हमारा जो सूत्र बनता है x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से घटाएंगे तो 0 का मान कुछ नहीं निकलेगा, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो चलिए आगे आते हैं विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, तो रेखाखंड का अंतःविभाजन। रेखाखंड का अंतःविभाजन मतलब जो विभाजन सूत्र होता है, जो निम्न बिंदुओं दे रहते हैं, जो दो अनुपाते में दे रहते हैं, 2,3 मतलब कुछ इस प्रकार से अनुपात में दी रहती हैं, तो उसे हम अंतःविभाजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है अंतः बिंदु P के निर्देशांक, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला दिया है, तो अंतः बिंदु का निर्देशांक m1 या m1 लिख के n लिख सकते हैं, इसको n लिख सकते हैं, ये n h नहीं है, n है, तो यहाँ से हम mx2 प्लस nx1 लिख सकते हैं, और अपान में m प्लस n, ये सूत्र होता है। जैसे हमें कोई निर्देशांक a और b का निर्देशांक दिया रहेगा, दो बिंदुएँ, और उसका अनुपात दिया जाएगा 2:3, तो यहाँ से m का मान हो जाएगा 2 और n का मान हो जाएगा 3 और x2 का मान हो जाएगा, यहाँ से x2 का ये वाला मान लेंगे और x1 का मान ये लेंगे। यहाँ से फिर कामा लगा कर जब y बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, तो यहाँ से हम m y2 प्लस n y1 अपान m1 या प्लस n2, तो यहाँ से हम m का मान वही रखेंगे
2 रखेंगे और n का मान 3 रखेंगे और फिर m का मान 2 रखेंगे, n का मान 3 रखेंगे, y2 का मान हम ये वाला लेंगे और y1 का मान ये वाला लेंगे। उसके बाद आता है 2 बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। यदि 2 बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछे, जैसे इसका मध्य बिंदु पूछ रहा है, जहाँ जैसे यहाँ पर कोई दिया है बिंदु x, y और यहाँ पर कोई दिया है a नंबर, तो यानी कि यहाँ से x का a का निर्देशांक कितना है, x, y दिया है। तो यहाँ से अगर पूछेगा कि उसका जो मध्य बिंदु होगा, हम यहाँ मान लेते हैं P है, तो उसका जो मध्य बिंदु पूछेगा तो उसका निर्देशांक निकालने के जो अगर हम x अक्ष का मान निकालते हैं, जैसे यहाँ पर x अक्ष का मान जरूर आएगा, x y का मान, तो यहाँ से x का मान निकालते हैं x1 + x2/2। अगर y का मान निकालते हैं तो यहाँ से आ जाएगा y1 + y2/2 हो जाएगा। उसके बाद आता है स्टार पॉइंट में दिया है कि को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P के निर्देशांक Px, y हो, यानी जो A होता है और y2 होता है, जैसे हमने अभी इस प्रकार से बताया कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P के निर्देशांक, तो वही सूत्र बना है कि x1 + x2/2 y1/y2/2। यहाँ हमने अलग अलग कर दिया है और यहाँ एक में दे दिया है। उसके बाद है त्रिभुज का केंद्रक। तो त्रिभुज का केंद्रक होता क्या है, जब हम कोई बिंदु यहाँ पर दर्शाते हैं तो त्रिभुज बन जाता है, तो वहाँ से हम त्रिभुज का जो केंद्रक होता है उसको निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा जो a होगा वो x, y हो जाएगा, जो b है x2 y2 मान लेते हैं, जो c है वो x3 और y3 हो जाएगा। यहाँ से y है y डैश है या x एक्सिस है x है। उसके बाद जो त्रिभुज का केंद्रक होता है उसका जो सूत्र बनता है, यानी जो g है, यहाँ पर हमने जो देखा वो g कुछ कहाँ पर है, देखें हमने जो g देखा वो है जी यहाँ पर, यानी इसके बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है या इसके बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, इसके नहीं पूछेगा, यहाँ पर जो मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो यहाँ पर केंद्रक पूछ रहा है, यानी केंद्रक का मध्य बिंदु उसके निर्देशांक पूछ रहा है। तो यहाँ से हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, यानी जी यानी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक जी x, y बराबर x1 x2 x3, यानी यहाँ 3 बिंदु दी गई हैं, तो 3 बिंदु के लिए हम क्या करेंगे x1 + x2 + x3/3 और y का जब निकालेंगे, y का निकालेंगे अलग अलग करेंगे तो y1 y2 + y3/3, क्योंकि यहाँ 3 बिंदु हैं इसलिए हम /3 कर देते हैं। उसके बाद आता है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति में आता है 2 घात समीकरण। ये हमारा 2 घात समीकरण में आता है। ये कौन सा चैप्टर है हमारा, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है 2 घात समीकरण, चैप्टर नंबर 4 हम लगता है 4 है, तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो होता है 2 घात समीकरण शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा चैप्टर है 4 नंबर 2 घात समीकरण, मैथ्स क्लास 10th। तो यहाँ मूलों की प्रकृति दी गई है। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति में आता है 2 घात समीकरण। तो 2 घात समीकरण जो उसका होता है 2 घात समीकरण का रूप वो ax² + bx + c के रूप में होता है बराबर 0, यानी 2 घात समीकरण के रूप में होता है। जो 2 घात समीकरण का विविक्तर रूप होता है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो यानी जो 2 घात समीकरण विविक्तर d बराबर होता है, यानी यदि राशि b² - 4ac को 2 घात समीकरण ax² + bx + c का विविक्तर कहा जाता है, तो इसे d से प्रकट किया जाता है। जो विविक्तर हमारा होता है विविक्तर, वो हम किससे प्रकट करते हैं, विविक्तर, उसको हम d से प्रदर्शित करते हैं। और यही हमारा फार्मूला हो जाएगा कि b² - 4ac हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद आता है मान लीजिए कि ax² + bx + c बराबर 0, a=0, यहाँ पर a=0, a का मान 0 नहीं रखेंगे, और d बराबर b² - 4ac का विविक्तर कहा जाता है। उसके बाद आता है यदि जो d का मान आएगा हमारा, जो b² - 4ac का मान जब यहाँ पर हल करेंगे 2 घात समीकरण, जैसे हमारा कोई समीकरण 2 घात समीकरण दिया गया है, जो हमारा 2 घात समीकरण कोई यदि दिया रहे, जैसे हमारा कोई 2 घात समीकरण दिया रहे, जब उसका मान हल करेंगे विविक्तर से a और b का मान निकालेंगे, तो यहाँ से हम जब a और b का मान निकालेंगे, b का मान रखेंगे, a का मान रखेंगे, c का मान रखेंगे, तो वहाँ से जो विविक्तर आएगा यदि उसका मान ज़्यादा होगा 0 से, तो वहाँ पर 2 भिन्न जो अल्फ़ा और बीटा का मान जो x और 2x के मान आते हैं लास्ट में, तो वहाँ से हम एक अल्फ़ा को मान लेंगे, एक बीटा मान लेंगे, तो उसके जो मूल होंगे वो 2 भिन्न होंगे। नया ट्रिक है, नया जो, तो 2 भिन्न मूल आएंगे। उसके बाद जो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है वो है कि जो हमारा अल्फ़ा और बीटा का मान होता है, अल्फ़ा
कामा बीटा, अल्फ़ा कामा बीटा, अल्फ़ा कामा बीटा। जो अल्फ़ा कामा बीटा का मान आता है हम कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट विविधता ना लगाकर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दो घात समीकरण बिना हल किए हुए, बिना गुणनखंड किए हुए हम दो घात समीकरण अल्फ़ा बीटा का मान निकाल सकते हैं। कैसे? तो माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लास्ट में हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में कि रूट टू डी, फिर भी हमें सूत्र लगाकर हल करना होगा, उसके बाद अपान 2a कर सकते हैं। उसके बाद आता है बीटा का मान, यहाँ सॉरी अल्फ़ा का मान दिया हुआ था, यहाँ पर अल्फ़ा का मान दिया हुआ था और बीटा का मान नीचे दिया हुआ है। यहाँ हम दोनों में यहाँ प्लस माइनस लगाकर हम दोनों एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद बीटा का मान हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a बराबर, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं माइनस बी माइनस रूट में डी अपान 2a। उसके बाद आता है दूसरा कि यदि डी बराबर 0 हो तो माइनस बी अपान 2a बीटा, अर्थात समीकरण के मूल समान होंगे। यदि डी बराबर 0 हो तो जो अल्फ़ा और बीटा का मान आएगा वो दोनों समान होंगे, दोनों क्या होंगे? समान होंगे। उसके बाद प्रत्येक मूल b अपान माइनस बी अपान 2a के बराबर होगा, जो प्रत्येक मूल होंगे माइनस बी अपान 2a के बराबर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा दिया है यदि d का मान, जो d का मान हमारा जो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो इससे 0 से कम आए हो तो वहाँ पर वास्तविक मूल होगा, यानी जो मूल आएंगे हमारा वो माइनस में आएगा, वो भी काल्पनिक आएगा। क्या कैसा आएगा? काल्पनिक आएगा, मूल काल्पनिक आएगा, वहाँ से हमारा क्या मूल आएगा? काल्पनिक मूल आएगा। उसके बाद आता है दो घात समीकरण के मूलों के प्रकृत नेचुरल ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद है दो घात समीकरण। तो दो घात समीकरण जो हमने बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की पहला है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो इससे जो ज़्यादा होगा तो उसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक मूल होंगे। उसके बाद है दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। यदि बी स्क्वायर 4ac बराबर 0 हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, अर्थात काल्पनिक होता है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज़्यादा हो 0 से तो वहाँ पर काल्पनिक मूल होगा। तो यहाँ पर हमारा दो घात समीकरण कंप्लीट होता है। ये मूल बिंदुएं थी, तो आई होप तो यहाँ से हमारा कंप्लीट होगा चैप्टर।